हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 57, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट इसको पार्लियामेंट में एक लॉ को बना करके इसको लाया गया है। तो कौन सा लॉ बनाया गया है? लॉ इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। आई होप आप समझ गए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया 1993 में, और उसके थ्रू एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है NHRC। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैचुटरी बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका मतलब है कि ये संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज़, इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब भारत के अंदर कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए जो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, उसको ठीक करने के लिए, उसको संभालने के लिए, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि भारत में जितने भी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। और सेकंड ये है, कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो बेसिकली ऐसे केसेस में वो गवर्नमेंट से हट करके इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, तो ये दो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो NHRC के हैं। इसके अलावा इसके मेन कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? इसका मतलब है इसके मेन मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 5 और मेंबर्स होते हैं, यानी कि 1+5 का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, चेयरपर्सन कौन बन सकता है? चेयरपर्सन वही बन सकता है जो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर कोई रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज हो जो कि रिटायर्ड हो चुके हो, उनको ही इसका NHRC का चेयरमैन बनाया जाएगा, पहली चीज़। अब देखते हैं मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं। तो मेंबर्स बनने के लिए या तो कोई पर्सन रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग हो। सर्विंग मतलब या तो वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और वो जज थे पहले। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए बट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहिए, और दोनों ही रिटायर्ड या सर्विंग, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है अभी भी काम कर रहे हो सकता है रिटायर्ड हो चुके हो। उन लोगों को यहाँ पर मेंबर बनाया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो टोटल 1+5 का स्ट्रक्चर है। एक तो हो गया चेयरपर्सन, चेयरमैन। 5 में से हमने देखा एक पर्सन कौन होगा? रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा होगा रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों में से कम एक पर्सन जो होगा वुमेन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। और जो ये तीनों ही होंगे, इनके पास देखो एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में। ध्यान रखिएगा, देखो एक दो तो हमें पता है, दो तो ऑलरेडी जुडिशियल लोग हैं जो कि इसके अंदर होंगे। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं, तीनों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, और इन तीनों में से कम एक वुमेन होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए, ये इसका पूरा मेंबरशिप क्राइटेरिया है। इसके अलावा इसमें 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मतलब 7 और मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड NCPCR, और फाइनली चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये देखो 4, 5, 6, 7 बॉडीज हैं। इन 7 बॉडीज की जो चेयरपर्सन होंगे वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ऑलराइट, अब देखो, जो एक चेयरपर्सन होता है और जो 5 मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी। देखो, ऑल्दो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट इनको अपॉइंट करने के लिए किसको अपॉइंट करना है, वो पर्सन कौन चूज करके देता है, तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी है। उस सिलेक्शन कमेटी में टोटल 6 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चौथा है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और 5वां और 6ठा है यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फिर से देखिए, सिलेक्शन कमेटी देखो बहुत इजी है। एक तो आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर होगा ही होगा। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो भी होगा। थर्ड, जो लोकसभा है उसका स्पीकर चाहिए, और राज्यसभा है उसका चेयरमैन चाहिए। इसके अलावा जो आपका लोकसभा है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, और राज्यसभा है उसका भी लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए। तो ये 6 लोग मिलकर के नेम चूज करते हैं कि किसको बनना चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट NHRC का मेंबर या फिर चेयरमैन, और वो फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं। प्रेसिडेंट फाइनली उस चीज़ को, उस पर्सन को नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर हमने एलिजिबिलिटी में देखा था कि कोई पर्सन जो सर्विंग जज है सुप्रीम कोर्ट का, या तो सर्विंग जज है, सर्विंग चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो भी यहाँ पर बन सकता है, राइट, वो भी मेंबर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा बस इतना कि अगर किसी सर्विंग पर्सन को, यानी कि सिटिंग जज को, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, अगर उनको यहाँ पर NHRC के अंदर इंक्लूड करना है, मेंबर की तरह इंक्लूड करना है, तो पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा। एक बार वो हाँ बोल देंगे उसके बाद ही आप कर सकते हो।
नो, ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और पेंडेंसी इतनी स्ट्रांग होने के कारण जो चीफ जस्टिस होते हैं वो चाहते हैं कि जो एंटायर स्ट्रेंथ है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अभी केस को सॉल्व करने में हेल्प करे, कोई और काम ना करे। तो ऐसे केसेस में चीफ जस्टिस जो है उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस पर मना करते नहीं है, बट यहाँ पर कंसल्टेशन करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट चीफ जस्टिस को पता रहे कि एक पर्टिकुलर जज जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है, राइट, इन सब चीज़ों में। ऑलराइट, अब जो एक चेयरपर्सन होते हैं और जो 5 मेंबर्स होते हैं उन सब के पास 3 साल का टर्म होता है, मतलब 3 साल के लिए वो लोग बनते हैं, और जब तक 70 साल है तब तक वो पावर में रह सकते हैं, तब तक वो उस पोजीशन पे रह सकते हैं। तो टर्म क्या हो गया? 3/70, ठीक है, टर्म हो गया 3/70। नेक्स्ट, अगर एक पर्सन एनएचआरसी का मेंबर बन गया है तो दोबारा भी वो एनएचआरसी का मेंबर बन सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, चेयरमैन के भी और मेंबर्स की भी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा देखो, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है किस तरीके से कि अगर कोई पर्सन एनएचआरसी का मेंबर है तो वो दोबारा आकर एनएचआरसी का ही मेंबर बन सकता है, ये पॉसिबल है। बट अगर एक एनएचआरसी का मेंबर चाहता है कि जाकर के दोबारा गवर्नर बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता वो चीज़। एनएचआरसी का मेंबर दोबारा एनएचआरसी का मेंबर बन सकता है, बट कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, रिमूवल की बात करते हैं। अगर उसको रिमूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि या तो वो इंसॉल्वेंट हो, मतलब वो दिवालिया हो, उनके पास कोई पैसे वगैरह बचे नहीं है। नेक्स्ट, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में पाए जाते हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि अपने ऑफिस के बावजूद वो बाहर जाकर कुछ और काम कर रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है। तीसरा, उनकी माइंड या बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, जिसके कारण वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, अनसाउंड माइंड है। पांचवा, अगर उनको जेल हो जाती है किसी भी तरीके से। इसका मतलब क्या है? जो एनएचआरसी के मेंबर्स होते हैं उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है अरेस्ट से। अगर आपको याद होगा तो एमपीज और एमएलएस को यहाँ पर प्रॉपर इम्यूनिटीज़ मिलती है, प्रेसिडेंट को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी के मेंबर्स को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती इम्प्रिजनमेंट से। ऑलराइट, देखो ये 5 केसेस हमने देखे यहाँ पर। इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, अनफिट टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ माइंड या बॉडी का इन्फॉर्मिटी, इसके अलावा अनसाउंड माइंड, जेल। ये 5 टर्म्स तो हो गए। इसके अलावा एक चीज़ और है, दो चीज़ें और हैं। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर उसके अगेंस्ट कोई मिसबिहेवियर का केस प्रूव हो जाए, या फिर इनकैपेसिटी, मतलब वो कैपेबल नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन को पाने के। तो इन दोनों केसेस में भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को पहले सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया उसके बाद ही वो पर्सन एनएचआरसी से निकाले जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए, रिमूवल का प्रोसेस समझ गए। पहले 5 प्रोसेस थे, उसके लिए प्रेसिडेंट को किसी के पास भेजने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। लेकिन जो 2 केसेस है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन केसेस में प्रेसिडेंट को पहले जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसका जो भी रिमूवल का कॉज था वो सही पाया गया, यस पाया गया, तभी उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरीज, अलाउंस और जो अदर कंडीशन ऑफ सर्विस है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि एनएचआरसी के मेंबर्स की सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होगी, ये सब चीज़ें। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको चेंज करने का पावर मतलब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, बट उसको डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड से बोले, अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसको कम करके 50,000 रुपये नहीं किए जा सकते हैं, बट यस 1 लाख को बढ़ाकर 2 लाख कर सकते हैं। मतलब फायदे के लिए चेंज कर सकते हैं, बट डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसमें इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने की 2 कंडीशंस होती है। पहला, अगर कोई आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा तब जाकर एनएचआरसी उसे कंप्लेन स्टार्ट करे, तब जाकर उसकी इंक्वायरी स्टार्ट करे। या फिर अगर कोई कंप्लेन नहीं भी लेकर आ रहा है और अगर एनएचआरसी के दिमाग में यानी कि उसकी नॉलेज में कोई बात आती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सुओ मोटो भी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, मतलब खुद से एक्शन ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी कोर्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स का कोई केस पेंडिंग है तो वहाँ पर भी एनएचआरसी डायरेक्टली इंटरवीन करके उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन खुद से कर सकता है। नेक्स्ट, वो जेल विजिट कर सकता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी कैदी को रखा गया है, ताकि जाकर वहाँ पर वो लिविंग कंडीशन चेक कर सके। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल्ड कैदी होते हैं, उनके पास भी एक प्रॉपर ह्यूमन राइट होता है। तो उसी ह्यूमन राइट्स को चेक करने के लिए एनएचआरसी जेल भी जाकर के विजिट कर सकती है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनका प्रॉपर जो सेफगार्ड्स है, मतलब उनको बचाने के लिए जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जो लीगल लॉ के अंदर मेंशन है, उन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना, और कहीं पर अगर बेटर करना है उसको तो वो बेटर करने के लिए रिकमेंडेशन देते रहना। नेक्स्ट, कोई भी अगर बेसिकली ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहा है बट बीच में कोई भी प्रोहिबिशन आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके का कोई खतरा है अगर ह्यूमन राइट्स पे, तो उसके बेसिस पे उसको रिव्यू कर सकता है, उसको चेक करवा सकता है। जैसे कि टेररिज्म हो गया, ऑब्वियसली टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, राइट, बिकॉज इससे लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है, बिकॉज लोग मारे जाते हैं। सो ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो यहाँ पर जो एनएचआरसी है उसके पास एक पावर है कि वो टेररिज्म को भी यहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करेगा और उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की फील्ड में रिसर्च करवाता है, ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी को प्रमोट करता है, अवेयरनेस को प्रमोट करता है, NGOs वगैरह को प्रमोट करता है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ज़्यादा काम करो, राइट। तो ये सब चीज़ें काम है बेसिकली। ध्यान रखिएगा, जो NHRC है वो बेसिकली काफ़ी पॉपुलर है NGOs के बीच में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बीच में, सिविल सोसाइटीज़ के बीच में, बिकॉज NHRC जो है अच्छा काम कर रहा है एंड दैट इज़ वाई इसको अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, बट इसके ऑफिसेस बाकी जगह भी प्रेजेंट है और इसके पास पावर है कि वो बाकी जगह पे ऑफिसेस बना सकता है। इसके अलावा इसके पास ये पावर भी है कि वो अपना प्रोसीजर खुद से रेगुलेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको काम करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस मेथड से वो काम कर सकता है, किस प्रोसेस से वो काम करेगा, ये कोई और उसको नहीं बताएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिख कर देगा कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसा नहीं है। वो खुद डिसाइड करेगा कि उसकी प्रोसीजर्स क्या क्या है, उसका क्या क्या मेथड है काम करने का, ठीक है। इसके अलावा उसके पास पावर है सिविल कोर्ट की, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो। इसका मतलब क्या है? जब भी वो लेट्स से किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसके पास कंप्लीट पावर सिविल कोर्ट क्या जाती है और वो खुद एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। नो, सिविल कोर्ट के तहत तो क्या कर सकता है? कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी टाइप का रिपोर्ट मंगा सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, किसी भी टाइप का ऐसा इन्फॉर्मेशन है जहाँ से उसको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली मंगा सकता है। इसके अलावा इसके पास अपने खुद के स्टाफ भी होते हैं, बट साथ ही साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उसका भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके अलावा वो NGO के साथ मिलकर भी काम करता है ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को यहाँ पर रोका जा सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि लेट्स से कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है और जब भी वो चीज़ NHRC की नज़रों में आती है तो NHRC के पास सिर्फ 1 साल का पावर, 1 साल का टाइम लिमिट होता है। मतलब वो क्राइम होने के 1 साल के अंदर ही वो सिर्फ उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है। ध्यान रखिएगा, उसके पास इंक्वायरी करने की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 साल की होती है। मतलब 1 साल के अंदर उसको केस को पिकअप कर लेना होता है। ऑलराइट, एक बार लेट्स से उसने कोई इंक्वायरी की और इंक्वायरी खत्म हो गई है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? पहला, वो रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इतने कॉम्पनसेशन पे करना है, मतलब रिकमेंड करना है कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। दूसरा, वो रिकमेंड कर सकता है कि इस पर्सन के ऊपर ये वाले प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो, ये वाले प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, ये इस पर्सन ने कुछ गलत किया है तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अगेन वो रिकमेंड कर रहा है। थर्ड, वो रिकमेंड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इमीडिएटली रिलीफ देना है, मतलब इसको इमीडिएटली रिलीफ की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर विक्टिम को किसी को भी बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इंटरिम रिलीफ दो, मतलब इमीडिएट रिलीफ दो। और फोर्थ, वो सुप्रीम कोर्ट वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहाँ पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स दे सकता है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिट्स इशू कर दो किसी पर्सन के लिए या फिर डायरेक्शन या फिर ऑर्डर, मतलब जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस चीज़ के लिए सपोर्ट वो बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो ये मेन 4 काम हो गया। बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर हर एक जो है वो रिकमेंडेटरी नेचर है, राइट। यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है, यहाँ पर भी टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि इसके जितने भी रिकमेंडेशंस हैं और जितने भी इसके पावर्स हैं वो सारे के सारे रिकमेंडेशन के फॉर्मेट में है, मतलब रिकमेंडेटरी नेचर है। और अगर रिकमेंडेटरी है इसका मतलब क्या है? NHRC के पास खुद के पास पावर नहीं है टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब वो खुद से ह्यूमन राइट्स के वायलेटर को पनिश नहीं कर सकता। सेकेंड, अगर किसी पर्सन को के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो उसको डायरेक्टली वो कुछ भी रिलीफ वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता। थर्ड, इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगर इसने कोई रिकमेंडेशन दिया भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर ना भी काम करे तो भी ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज़ के कारण बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, अगर लेट्स से NHRC ने कोई रिकमेंडेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा? उस पर्टिकुलर एक्शन पे या तो काम करना होगा या फिर अगर उस एक्शन पे काम नहीं कर रहा है तो एक प्रॉपर रीज़न देना होगा 1 महीने के अंदर कि हमने इस पर्टिकुलर एक्शन चीज़ के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रॉपर सफाई देनी होती है, मतलब एक प्रॉपर रिप्लाई देना होता है कि क्यों हमने NHRC के इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं किया है। लेकिन अगर ध्यान रखिए, दूसरी तरफ अगर बात आर्म फोर्सेस की आती है, आप जानते हैं आर्म फोर्सेस के कारण एफ्सपा लगता है, मतलब आर्म फोर्सेस जो है एफ्सपा के रीजन में काम करती है। तो अगर आर्म फोर्सेस के थ्रू कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो वहाँ पर NHRC की पावर बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर NHRC डायरेक्टली कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, अदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना होता है कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर ये मेंशन हो प्रॉपर्ली कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने कहाँ पर क्या राइट्स ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, किस आर्म फोर्सेस ने किया है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिपोर्ट देगी उस चीज़ को यहाँ पर इसको मानना होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आर्म फोर्सेस के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट बनाने की पावर होती है वो 3 महीने की होती है। याद कीजिए, यहाँ पर अगर नॉर्मल केसेस हैं वहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर केसेस पे अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है तो 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर उसको उसके ऊपर रिप्लाई करना होता है। बट अगर आर्म फोर्सेस है तो आर्म फोर्सेस के केसेस में उसको 3 महीने मिलते हैं, 3 महीने के अंदर उसको रिप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो NHRC है वो या तो एक एनुअल रिपोर्ट देगा या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स देगा टाइम टू टाइम।
ये एनुअल रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ध्यान रखने बात ये अगेन वंस अगेन, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिपोर्ट नहीं दे रहा है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट जो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आगे पार्लियामेंट तक भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और या फिर काउंसिल तक भेजती है और वहाँ पर प्रॉपर एक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिपोर्ट देगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लेट्स से रिपोर्ट मिल गया एनएचआरसी से, अब एनएचआरसी का उस रिपोर्ट को वो पार्लियामेंट के पास भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जब भेजेगी तो साथ ही साथ उस रिपोर्ट के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन भी भेजना होगा उसको, मतलब किस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है इस चीज़ के ऊपर, एंड साथ ही साथ एक और लेटर देना होगा जिसके अंदर एक रीज़न फॉर नॉन एक्सेप्टेंस मेंशन हो कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या एक्शन नहीं, क्यों एक्शन नहीं लिया गया है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिकली पावर के अंदर आती हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के, एनएचआरसी के, मतलब एनएचआरसी यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्फोर्स करवा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो करंट स्ट्रक्चर है एनएचआरसी का वो मतलब ऑप्टिमम नहीं है, मतलब जितना रिसोर्सेज है उसके पास उससे कहीं ज़्यादा काम है इसके पास, जिसके कारण एनएचआरसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड हो गया, अंडर पर्सन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखिए कि देखो ऑल्दो जो एनएचआरसी होती है तो हर साल उसको कुछ पैसा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसा देती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, लेकिन वो पैसा जो है वो सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड से मान लो एनएचआरसी को मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में 100 रुपये मिलते हैं, तो 100 रुपये वो क्या कर सकता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकता है, मतलब कि चेयर मंगा लो, टेबल मंगा लो, ये सब मंगा लो, मतलब बेसिक चीज़ें, पेपर्स मंगा लो, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर एनएचआरसी को वहीं पर कोई व्हीकल चाहिए हो, जैसे कोई गाड़ी चाहिए हो, बिकॉज व्हीकल क्या है, कैपिटल एसेट है, तो इससे बट यहाँ पर क्या है, वो एनएचआरसी ये व्हीकल नहीं मंगा सकता है इस पर्टिकुलर पैसे से। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा उसको मिलता है उसके थ्रू वो सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कर सकता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है एनएचआरसी के द्वारा या फिर उसके लिए, आज तक उतना स्ट्रेंथ कभी भी अवेलेबल नहीं रहा, मतलब आज तक उसको पूरी तरीके से फुल मैन पावर नहीं मिलता है। इसके कारण जो केसेस है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं और बहुत सारे विक्टिम्स जो होते हैं उनको प्रॉपर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाती है। ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी के अंदर एक लॉ डिवीज़न होता है जो कि माना जाता है कि बैकबोन है एनएचआरसी का। ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉ कमीशन यहाँ पर हेल्प करता है, लेकिन इसके बावजूद लॉ डिवीज़न जैसे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसके अंदर भी यहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज चल रही है। यहाँ पर भी जो एनएचआरसी है उसके पास कोई बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं है जिसके थ्रू वो लॉ डिवीज़न को एक अच्छे से काम करने के लिए बोल सके। 2017 में यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो लॉ कमीशन के लॉ डिवीज़न के अंदर जो भी मैन पावर शॉर्टेज है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा आज का ये पर्टिकुलर एनएचआरसी के ऊपर फुल डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आ गई हो। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको हमने शॉर्ट से शॉर्ट और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस एंड ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।